कंस्टेंट मोशन और डिपेंडेंट मोशन। इस सेगमेंट के अंदर अपन ये बात करेंगे कि एक पार्टिकल के मोशन पैरामीटर या एक ब्लॉक के मोशन पैरामीटर दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। यदि डिपेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आंसर निकालने के लिए आराम से सुन लीजिएगा, आंसर निकालने के लिए आप हमेशा यही देखोगे कि भाई डिपेंड क्यों कर रहे हैं। यदि आपको ये रीज़न पता चल जाएगा तो आप एग्जैक्ट रिलेशन भी बता पाओगे दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, यानी एक के मोशन पैरामीटर दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करेंगे, ठीक है। इस सेगमेंट के अंदर अपन कॉज की बात नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर मोशन क्यों हो रहा है, हम बस ये बताएंगे कि एक का मोशन इस तरीके से हो रहा है तो फिर बाकी का पैरामीटर मोशन पैरामीटर किस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी चेक करेंगे। बाकी एग्जैक्ट कॉज की बात अपन एनएलएम वाले सेगमेंट में करते हैं। इस वजह से हम इसे काइनेमेटिक्स का पार्ट ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ अपन बस मोशन पैरामीटर को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आगे के सारे चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। वन बाय वन अपन सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूज़न पे आएंगे। आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं हर एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा कि इस तरीके से क्यों डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप आराम से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपका फिजिक्स का सबसे फेवरेट टॉपिक बनेगा ये, ठीक है। पूरा एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इस टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। इमेजिन करो ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम मैं ए दे देता हूँ और एक और ब्लॉक लेते हैं, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ। दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू या फिर रस्सी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ए और बी दोनों मैंने एक सरफेस पे रखे हुए और दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है वो आपस टाइट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो ब्लॉक बी है, इफ़ दिस ब्लॉक बी इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। अब शायद ही कोई होगा जिसको ये नहीं पता कि ए की स्पीड क्या है, आप समझ रहे हो। लेकिन मैं आपको आंसर पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अब अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। कि देखो भाई, ए और बी दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब बी आगे जाएगा तो ए को भी आगे जाना पड़ेगा। जैसे ही सपोज बी आपके पास x मीटर इधर जाता है तो ये जो दोनों को ज्वाइन करने वाले स्ट्रिंग का एक एंड जो बी से कनेक्टेड, जो मैंने डॉट से दिखाया है, ये वाला पार्ट इधर आगे जाएगा x डिस्टेंस से। अब ये हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये यदि इंक्रीज हो जाती है तब तो नज़ारा अलग हो जाएगा। मैं मान के चला हूँ इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं होगी। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है, ठीक है। लेंथ आपके पास कांस्टेंट है। उस केस में दूसरा एंड जो है जो ए से कनेक्टेड है उसको भी एग्जैक्टली उतना ही आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी जाके स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट हो पाएगी। ये x आगे चलता है तो ये भी x आगे जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो जितना b आगे जाएगा a को भी उतना ही आगे जाना पड़ेगा। b जितने टाइम में जाएगा a को भी उतना ही वक्त मिलेगा आगे जाने के लिए। b आपके पास 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब यही है। तो a भी आपके पास 1 सेकेंड में 10 मीटर ही आगे जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि a और b के जो मोशन पैरामीटर है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और डिपेंडेंसी का रीज़न क्या है, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है। और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उसकी लेंथ कांस्टेंट है। इस वजह से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने दोनों के मोशन पैरामीटर को रिलेट किया है। समझ में आ रही है। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, आपको देखते ही सबको समझ में आया होगा, लेकिन अपन धीरे धीरे इसको और मॉडिफाई करते रहेंगे और नज़ारा बढ़िया होता रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने नॉर्मल से 2 ब्लॉक लिए, मैंने कहा एक जितना आगे जाएगा दूसरा जाएगा। चलो मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो मेरा रखने का अरेंजमेंट है ना, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं एक पुली ले लेता हूँ और ये वाली पुली आपकी फ़िक्स है। और अब मैं 2 ब्लॉक ले रहा हूँ। एक ब्लॉक मैंने इधर लिया है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसका नाम ए दे देते हैं।
दूसरा ब्लॉक इधर है, हवा में लटक रहा है, और इन दोनों को मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और ये स्ट्रिंग पुली के थ्रू ब्लॉक बी से कनेक्टेड है। बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि ब्लॉक बी आपके पास नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ब्लॉक ए की स्पीड कितनी होगी या ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब इस बात पे दोबारा आते हैं। देखो भाई, हम कैसे शुरुआत कर रहे हैं इन चीज़ों की। हम बोल रहे हैं कि ये जो ए और बी जो दो ब्लॉक है, ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच हुए हैं, तो एक के मोशन पैरामीटर कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड करने चाहिए। ठीक है, जब बी वाला आपके पास नीचे जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है, ये वाली लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये लेंथ इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास डिक्रीज होनी चाहिए, तभी पूरी लेंथ कांस्टेंट हो पाएगी। हाँ या ना? अरे होगी कि नहीं होगी? तो आप बोल सकते हो एक जितना नीचे जाएगा दूसरे को उतना ही राइट साइड में मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। क्योंकि जो मैंने ये स्ट्रिंग दिखाई है ब्लू कलर के अंदर, वो आपके पास इनएक्सटेंसिबल है। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा ना मैथमेटिकली आपको एहसास दिला देता हूँ और बढ़िया रहेगी। वैसे समझ में आ ही रहा है, बट फिर भी आगे के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस चीज़ को सपोज ऐसे बोलता हूँ, ये एक लाइन लेता हूँ और ये लाइन आपके पास पुली के सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और ये पुली का सेंटर फिक्स है तो ये लाइन भी फिक्स रहेगी। इस लाइन से ब्लॉक बी का मैं पोजीशन बताता हूँ। ये आपके पास ब्लॉक बी की पोजीशन है आर बी। ठीक है, और एक और लाइन लेता हूँ पुली के सेंटर से, ये भी लाइन फिक्स है, तो ये आपके पास ब्लॉक ए का पोजीशन है। मैं इसे आर ए बोल देता हूँ। आराम से देखिएगा पोजीशन को। अब जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, उसे मैं ऐसा लिख दूँ, आर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस आर बी की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एक वो लेंथ जो आपके पास चेंज नहीं होगी। इस पार्ट को देखिएगा, स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा ये हमेशा आपके पास पुली से चिपक के रहेगा। इस लेंथ को मैं सी मान लेता हूँ। बढ़िया। यदि इन सारी लेंथ को ऐड करता हूँ तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आ जाएगी, जिसे मैं कैपिटल एल बोल देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ये रिलेशन मैंने कैसे निकाला, समझ में आया? ये रिलेशन इस बेसिस पे निकाला कि आपके पास स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। एक काम करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, क्या नज़ारा मिलता है। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये आएगा डी आर ए बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ आर ए विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस डी आर बी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ आर बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। और ये जो सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और जो टोटल लेंथ है वो भी आपके पास इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन भी 0। तो इस पार्ट को मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूँ, डी आर ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बी अपॉन डी टी। देखिए, आर ए और आर बी पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा है, गलती से आप ये मत लिख देना डी आर ए वैक्टर बाई डी टी, आप समझ रहे हो ना? तो वो वेलोसिटी है, मैंने वेक्टर डी ए वैक्टर नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन वैलिड नहीं है भाई। जो इक्वेशन 1 है वेक्टर फॉर्म वैलिड नहीं, इसलिए ये वाले रिजल्ट के बाद में आप वेक्टर लगा के अननेसेसरी का कन्फ्यूजन मत करना। आप वेक्टर लगा के ये बोल सकते सर देखो ये बनेगा वी ए वैक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी वैक्टर। इसका मतलब वी ए और वी बी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, एक राइट में जाएगा दूसरा लेफ्ट में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में उनको लिखना अलाउ नहीं है। ठीक है, ये आपके पास इसी फॉर्मेट में रहेगी, आपको इसी से आपकी काम की चीज़ें निकालनी है। इसका मीनिंग ये है कि आर बी की न्यूमेरिकल वैल्यू यदि घटेगी तो आर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, बस इतना ही मतलब है। और इससे आप दोनों के डायरेक्शन पे बात कर सकते। ऑफकोर्स डी आर ए अपॉन डी टी ये आपके पास स्पीड है ए ब्लॉक की,
और ये आपके पास स्पीड है बी ब्लॉक की। बट यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि एक की पोजीशन वेक्टर घटेगी तो दूसरे की पोजीशन वेक्टर बढ़ेगी। अब आप पोजीशन वेक्टर के घटने बढ़ने से आप ये पता लगा सकते हो कि एक किधर जाएगा दूसरा किधर जाएगा। अब देखो आर बी की वैल्यू नीचे जाने पे बढ़ेगी, अरे नीचे जाने पे आर बी बढ़ेगा, तो आर बी बढ़ेगा तो आर ए घटना चाहिए, और आर ए को घटाने के लिए आप बोलोगे कि आर ए ये ब्लॉक ए का मोमेंट राइट साइड में होना चाहिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या है इक्वल। ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये 10 मीटर पर सेकंड से राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, आपको एक्सेलरेशन के अंदर रिलेशन मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से अच्छा चीज़ों को और थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करके और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक के नज़ारा में किसी को दिक्कत नहीं है ना, जैसा मैंने समझाया। अब इस प्रॉब्लम को देख लो। इस प्रॉब्लम के अंदर बसंती इधर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और उस प्लेटफॉर्म को एक आप ब्लू कलर की स्ट्रिंग से अटैच है, वो स्ट्रिंग एक मूवेबल पुली से अटैच है उसके सेंटर से, और एक दूसरी स्ट्रिंग है और ये जो है उसको आपके पास इधर विरूपाजी पकड़ के बैठे हैं। अब सपोज विरूपाजी ये वाला जो स्ट्रिंग का एंड है इसको इधर की तरफ खींचते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो बसंती का क्या नज़ारा होगा? बराबर है। अब इसे समझते हैं भाई। एक जो आपके पास पुली गिवन है, इस पुली सॉरी ये जो स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग के अंदर आप बोलोगे कि भाई इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। जब विरूपाजी इस पार्ट को आप ऐसे देखो कि एक्स डिस्टेंस से खींच देते हैं, मान लो विरूपाजी ये वाला पार्ट एक्स डिस्टेंस आगे ले गए, यदि ऐसा होता है तो फिर ये वाली जो लेंथ है वो आप पास एक्स के साथ बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये वाली लेंथ एक्स के साथ बढ़ जाएगी और ये लेंथ एक्स के साथ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी भी, हाँ है ना? तो कहाँ घटेगी अब वो चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और इस पार्ट के अंदर चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए ये वाली पुली कहीं ना कहीं आपके पास ऊपर जाती हुई नज़र आएगा। फिर भी इस पार्ट को पहले मैं मैथमेटिकली बता देता हूँ, फिर मैं इस डायरेक्ट तरीके से बता देता हूँ। मैथमेटिकली मैं सिंपल इस पूरी स्टोरी को ऐसा बोल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए देखिए। ये आपके पास विरूपाजी का पोजीशन वेक्टर है, इस पुली के सेंटर से मैं ले लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ की है इस पुली के सेंटर से इस तरीके से, ये मैंने लिख दिया आर वी। ठीक है, और एक मैं यहाँ एक लाइन ले रहा हूँ इस पुली से सेंटर से पास होने वाली, देखना इस लाइन से पुली के सेंटर का एक पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं आर बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताओ ये वाली जो पूरी जो आपके पास स्ट्रिंग है इसका क्या नज़ारा होगा, अब वो चेक करो। इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आर ए सॉरी ये आर वी। ठीक है, आर वी ये वाली लेंथ प्लस यहाँ आर बी और वहाँ भी आर बी, 2 टाइम्स आर बी, और इधर आर बी और इधर के साइड में आर बी प्लस। अब स्ट्रिंग का कुछ पार्ट है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला, मैं उस पार्ट को येलो कलर से हाईलाइट करके समझाता हूँ। ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, अब पुली चाहे ऊपर जाए नीचे जाए इतनी स्ट्रिंग तो हमेशा चिपक के ही रहेगी इसके, प्लस ये वाली लेंथ, इनको मैंने पहले काउंट नहीं किया था, उसको मैं अब सी मान लेता हूँ। तो इन सब को जैसे मैं ऐड करता हूँ टोटल लेंथ एल आ जाती है, इस पूरी स्ट्रिंग की आ जाएगी। इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा? डी आर वी अपॉन डी टी इज इक्व टू -2 टाइम्स डी आर बी अपॉन डी टी। दोनों बाकी पार्ट तो ज़ीरो हो जाएंगे। अब इस पार्ट को समझो भाई क्या नज़ारा है ये, और ये क्या बोल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा देखो, पुली का सेंटर यदि 1 मीटर ऊपर जाता है तो
इस ब्लू वाली स्ट्रिंग का सेंटर या ब्लू वाली स्ट्रिंग का एक एंड एक्स से ऊपर जाएगा तो दूसरा भी एक्स से ऊपर जाएगा। तो जो पुली के सेंटर के मोशन पैरामीटर होंगे वही बसंती के मोशन पैरामीटर है। पुली का सेंटर जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा बसंती को उतनी स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा। जितनी स्पीड से पुली का सेंटर नीचे आएगा बसंती उतनी स्पीड से नीचे आएगी। बराबर है। तो पुली के मोशन पैरामीटर निकालो या बसंती के मोशन पैरामीटर निकालो, एक ही बात है। तो मैंने ये जो पोजीशन वेक्टर लिया था वो पुली के सेंटर तक का ही लिया था आर बी, यदि आप अच्छे से नोटिस करते हो। अच्छा यहाँ क्या बोल रहे हैं, आर बी जिस रेट से चेंज होगा उसे डबल रेट से कहीं ना कहीं आर वी चेंज होगा। या फिर मैं इस बात को उल्टा बोलूँ, विरूपाजी का पोजीशन वेक्टर जिस रेट से चेंज होगा इस पुली के सेंटर का पोजीशन वेक्टर उससे आधी रेट से ही चेंज होगा, ये बोल सकता हूँ। और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब विरूपाजी यदि इधर एक्स डिस्टेंस जाएंगे तो पुली ऊपर की तरफ x/2 ही जाएगी, आधी आपके पास स्पीड होगी ना। तो ये यदि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो ये पुली का सेंटर 5 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा और बसंती का भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अच्छा थोड़ा सा इस बात को दोबारा देख लो, कुछ लोगों को थोड़ा सा हल्का सा डाइजेस्ट कम हुआ होगा उनके लिए। इस पार्ट को मैं दोबारा अलग से बना देता हूँ। आप समझो, ये जो मूवेबल वाली पुली है ना उसके सीन को आप हमेशा आराम से देखो। ये सपोज यहाँ का एक मूवेबल पुली है, ठीक है, ये वाली आपके पास मूवेबल एक पुली। अब ये पुली यहाँ है, अब देखो कि किसी वजह से इस पुली का सेंटर यदि ऊपर जाता है, ये पुली यहाँ से शिफ्ट होके आपके पास ऊपर यहाँ आ जाती है, तब क्या होगा। यदि पुली आपके पास ऊपर आ जाती है तो क्या होगा, यदि पुली आपके पास ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये मान लेते हैं पुली एक्स डिस्टेंस ऊपर चली गई। पुली जैसे ही एक्स डिस्टेंस नीचे ऊपर जाएगी ये वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा डॉट डॉट ये चिपक कैसे। लेकिन ये वाला जो एंड है, इस एंड को देखो थोड़ा सा, ये वाली स्ट्रिंग कहीं ना कहीं अब लूज हो गई, इस स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। और इधर वाला तो एक्स इधर और एक्स इधर, 2x लेंथ आपके पास यहाँ से लूज हो गई। ऊपर ये जो पुली के जो साइड में अटैच वाली थी ना वो लेंथ 2x लेंथ लूज हो गई। अब कहीं ना कहीं से 2x लेंथ खींचना चाहिए, तब भी जाके स्ट्रिंग टाइट रह पाएगी। और ये चीज़ मैं उल्टा बोलूँ कि पुली का सेंटर यहाँ था, यहाँ से नीचे आती तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर 2x लेंथ की ज़रूरत महसूस होती। तो कोई ना कोई 2x लेंथ देगा तब जाके ये 2x लेंथ इस स्ट्रिंग के इस एंड को मिलेगी और पुली का सेंटर नीचे आ पाएगा। ठीक है, तो पुली के सेंटर का मोमेंट जितना होता है ना उसे अटैच स्ट्रिंग का मोमेंट आपके पास डबल होता है। या फिर बोलूँ अटैच स्ट्रिंग का मोमेंट जितना होगा पुली का मोमेंट उससे आधा होगा। यही बात हुई, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को आगे से हमेशा समझिए, बहुत ही प्यारी चीज़ है। नॉर्मल मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब इतना सा पार्ट एक और प्रॉब्लम कंटिन्यूशन में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ब्लॉक गिवन है ए बी सी। ब्लॉक ए इज़ मूविंग डाउन विद एन स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड and B is moving up with an speed 2 meter per second, and we are supposed to calculate the motion parameter of C, that means speed of block C। ठीक है, अच्छा इस बात को अपन एकदम बिल्कुल जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा हम वैसे ही देखते हैं। पहले कि सपोज मैं एक लाइन ले लेता हूँ, पहले ये आपके पास एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये वाली लाइन दोनों पुली के सेंटर से पास हो रही है जो अपने आप में रेस्ट पे है। ठीक है, और मैंने इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर डिसाइड किया है। ये लो, ब्लॉक ए का पोजीशन वेक्टर इस डॉटम लाइन के रिस्पेक्ट में आर ए, और इधर वाले ब्लॉक का मैंने लिखा है आर सी। और जो ब्लॉक बी है जिस पुलिस के सेंटर से अटैच है उस पुली के सेंटर का मैं ये पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ आर बी। अब जो टोटल लेंथ है उसको कैसे लिख सकते हैं वो देखो। टोटल लेंथ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए आर ए
प्लस इधर भी आर बी और इधर भी आर बी, टोटल कितना हो गया 2 टाइम्स आर बी प्लस ये वाली लेंथ आर सी प्लस कुछ फिक्स वाली लेंथ जो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली, ये सब मिलके क्या बन जाएगा टोटल लेंथ एल बन जाएगा। अब इसको करो डिफरेंशिएट। फिक्स वाली लेंथ बेसिकली ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट जो यहाँ है प्लस एक पार्ट जो आपके पास यहाँ है और एक पार्ट जो यहाँ है, मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इन सब का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आ रहा है डी आर ए बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स डी आर बी अपॉन डी टी प्लस डी आर सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है, मुझे चाहिए डी आर सी बाई डी टी, यही चाहिए ना। अभी पता चल जाएगा इसका क्या हाल है, डी आर सी बाई डी टी, तो इसे लिख सकता हूँ माइनस डी आर ए अपॉन डी टी प्लस 2 टाइम्स डी आर बी अपॉन डी टी। अब देखते हैं क्या गिवन है, उसको पुट करते हैं। ब्लॉक ए इज़ मूविंग डाउन विद एन स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक ए जब नीचे आएगा तो इसका पोजीशन वेक्टर एक तरीके से इंक्रीज होगा, आर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, तो डी आर ए बाई डी टी क्या होगा पॉजिटिव, तो डी आर ए बाई डी टी की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, प्लस का 3, ठीक है। अब जब आपस बी वाला पार्ट ऊपर जाएगा, बी वाली पुली 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी, तो ऊपर जो बी वाले ब्लॉक से जो पुली अटैच है उसका सेंटर भी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, तो ये जो आर बी है वो वापस 2 मीटर पर सेकेंड से कम होगी, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं लिखूँगा -2। -2 क्यों लिखा पता लगा, क्योंकि ऊपर जाने से आर बी कम होगा, तो डी आर बी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज इन बी ये आपस नेगेटिव में आएगा, बराबर है। अंदर जो क्या आ रहा है 3 - 4 -1 और बाहर वाला -1 मिलके क्या बन रहा है प्लस का 1, यानी कि आपस आर सी जो है 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, यानी ये वाला जो ब्लॉक है इट विल मूव डाउन विथ 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या यहाँ पे जब इक्वेशन लिखते हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये हम पहली बार देख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैंने एक और तरीका आपको डायरेक्टली बता रखा था। अब सिंपल ये सोचो कि भाई ये वाला ब्लॉक 1 सेकेंड में 3 मीटर नीचे जाएगा, तो जैसे ही ब्लॉक ए 3 मीटर नीचे जाएगा तो ये वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर 3 मीटर लेंथ की ज़रूरत है, ये लेंथ बोली मुझे 3 मीटर लेंथ की ज़रूरत है, बराबर है। इसको देखो ब्लॉक भी 2 मीटर ऊपर जाएगा 1 सेकेंड में, इसका सेंटर भी 2 मीटर ऊपर जाएगा, सेंटर 2 मीटर ऊपर जाएगा तो इधर और इधर 2 + 2 4 मीटर लेंथ रिलीज़ होगी, हाँ या ना। तो यहाँ से 4 मीटर लेंथ रिलीज़ होगी, 3 मीटर इसको ज़रूरत थी तो ये ले लेगा, अब 1 मीटर और मिलेगी किसी को, यानी कि सी को यदि अब एक एंड ये वाला एंड का तो डिस्कशन हो चुका है, पुल स्ट्रिंग तो एक ही है तो दूसरा एंड तो सी से कनेक्टेड है। अब सी का मोशन इस तरीके से होना चाहिए कि सी को 1 मीटर लेंथ मिले, उसके लिए 1 सेकेंड में सी 1 मीटर नीचे जाएगा, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। बिना कुछ लिखे भी अपन आंसर बोल सकते हैं, ठीक है।